नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। एंशिएंट हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज के आज के इस वीडियो में हम गुप्त काल तथा गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चौथा भाग देखेंगे। इसके पहले के सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देख लें। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न है, मीमांसा के प्रणेता कौन थे? मीमांसा दर्शन के प्रणेता थे जैमिनी। जैमिनी पूर्व मीमांसा के प्रणेता थे और वादरायण उत्तर मीमांसा के प्रणेता थे। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम में एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? अष्टांग योग का अंश नहीं है मनुस्मृति। कथन और कारण देखना है। कथन दिया हुआ है, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। और कारण है, इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। निम्न में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में थे। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन के दरबार में थे। दंडिन नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में थे, ना कि हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के दरबारी थे बाणभट्ट। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने दिया था। हेनशांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? हर्षवर्धन के शासनकाल में सूती वस्त्र उत्पादन के लिए मथुरा सबसे प्रसिद्ध था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? चीनी लेखक भारत को इंतु नाम से संबोधित करते हैं। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कन्नौज था। हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों ने हिस्सा लिया था। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? अर्थात पूछा जा रहा है, धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार में चरक तथा सुश्रुत थे। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। यह कथन सत्य है। गुप्त प्रशासन में राजा अपने आप को देवताओं का प्रतिनिधि मानते थे। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। यह कथन गलत है। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। यह कथन सत्य है। भूमिदान की इसी परंपरा के कारण सामंती व्यवस्था का विकास हुआ। तो इसमें से पहला और तीसरा कथन सत्य है। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है? यह युक्ति है चार्वाकों की। चार्वाक दर्शन पुनर्जन्म तथा आत्मा को नहीं मानता है, यह प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? चीनी यात्री इत्सिंग लगभग 6वीं शताब्दी में भारत भ्रमण किया था। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार तथा उसके प्रशासन से संबंधित विस्तृत जानकारी मिलती है। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, इसका उत्तर है हेनशांग। 3री शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? वारंगल लोहे के उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था, जो कि युद्ध तथा कृषि कार्य के लिए काफ़ी उपयोगी थे। समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है? यह मिलता है प्रयाग अभिलेख में, और इस अभिलेख की रचना की थी हरिसेन ने। पृथ्वीया प्रथम वीर उपाधि थी किसकी? यह उपाधि समुद्रगुप्त की थी। इस उपाधि के अलावे समुद्रगुप्त पराक्रमांक, अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रम उपाधि भी धारण किया था। इसके अलावे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता है? गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। गुप्त काल में सभी प्रकार की कलाओं जैसे वास्तुकला, चित्रकला, साहित्य कला, मूर्ति कला
इत्यादि में काफ़ी विकास हुआ। इसी कलात्मक विकास के कारण इतिहासकारों ने गुप्त काल को प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग कहा है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? गुप्त काल में प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, जहाँ से आयात और निर्यात दोनों होते थे। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में सिंचाई कर को बीदक भागम कहते थे। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने ही 319 ईस्वी से गुप्त संवत की शुरुआत की। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से ज्योतिष छपनक थे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता एवं अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। ये गलत है। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, ये कथन सही है। और तीसरा कथन है सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना, यह कथन भी सत्य है। जो सामंत होते थे वह महाराजा के अधीन ही कार्य करते थे, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती गई, बड़े बड़े सामंत अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करते चले गए। दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन है? दोस्तों, मैं चाहूँगा इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएं। साथियों, गुप्त काल तथा गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।